हेलो फ्रेंड्स हम अपने कल के टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। इस टॉपिक में हमने कल तक देखा था कि कैसे सिंगुलर सब्जेक्ट को पहचान कर हमें उसके साथ सिंगुलर वर्ब सप्लाई करना होता है और कैसे प्लूरल वर्ब को पहचान कर उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाना होता है। तो यहाँ अगर हम फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो ये कुछ सेंटेंसेस और कुछ रूल्स मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं और ये हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकंड पार्ट है। अभी हम इसको एक पार्ट में और कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि इन 2 या 3 पार्ट्स में इस टॉपिक को पढ़ने से हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो सके और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई गलती हम ना करें। तो हमारा पहला सेंटेंस है शी लाइक्स हिम, अ hen lays eggs। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि कैसे पहले लाइक्स यानी कि सिंगुलर वर्ब लगाया गया शी के साथ और फिर लेज ए hen के साथ लगाया गया। इसका मतलब पहले वाले सेंटेंस में हमने 2 सेंटेंसेस की मदद से देखा कि कैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाया। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है वी रन फॉर 1 आवर डेली। इसका मतलब हम 1 घंटे के लिए डेली दौड़ते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है वी और यहाँ पर वर्ब लगा हुआ है रन। इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट वी के साथ हमने प्लूरल वर्ब रन को यहाँ पर पे लगा दिया है। इसी तरह हम अपने थर्ड सेंटेंस में पहुंचते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ छोटी छोटी चीजों को सम अप करके लिखा है, आप ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का कोई नाम क्यों ना हो, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, कॉमर्स, ये जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम मैंने आपसे बोले हैं, इन सब सब्जेक्ट के पीछे भले ही एस लगा हो या ऐसी साउंड आई हो जैसे ये कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, पर इन सब के साथ हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। अगर इसमें एक एक्सेप्शन का हम ध्यान दें, जो अभी मैंने पिछले कुछ समय में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान एक क्वेश्चन आया था, उसमें देखा था जिम्नास्टिक्स। अगर हम जिम्नास्टिक्स को एज सब्जेक्ट काउंट करते हैं दोस्तों, तो वहां पर हम आर जरूर लिखेंगे। ये इस लाइन का एक एक्सेप्शन हो गया। बाकी इस पूरी लाइन में जितने भी सब्जेक्ट लिखे गए हैं उन सबके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। उसके बाद लिखा है कॉमन डिजीजेस, जैसे मीजल्स हो गए, मम्स हो गए, या तो फिर रिकेट्स हो गया। इन सब डिजीजेस के एंड में भले ही एस आता है, भले ही ये सारे डिजीजेस आपको प्लूरल महसूस होते हैं, पर इन सारे डिजीजेस के साथ भी आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। उसी तरह चाहे गेम्स कोई सा भी क्यों ना हो, चाहे बिलियर्ड्स, क्रिकेट आपको पता है, हॉकी आपको पता है, फुटबॉल आपको पता है, ये सुनने में भी सिंगुलर है और लिखने में भी सिंगुलर है। पर जैसे बिलियर्ड्स हो गया, ये ऐसा महसूस होता है जैसे कोई प्लूरल वर्ड है, पर इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब ही लिखना है। उसी तरह ड्राउट्स एक गेम होता है, एक बोर्ड गेम होता है जो गोटियों की मदद से खेला जाता है, डाइस की मदद से खेला जाता है। ये गेम भी दिखने में भले ही इसका नाम प्लूरल लगे, पर इसके साथ भी आपको सिंगुलर वर्ब ही सप्लाई करना है। आप में से जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो एक बार इन सब सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि इस टॉपिक के तीसरे वीडियो में हम बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, जिनमें हमें यह देखने को मिलेगा कि कैसे कई बार सिंगुलर दिखने वाले सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं और कई बार कैसे प्लूरल दिखने वाले सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं। उसके बाद न्यूज, इनिंग्स, एथिक्स, मीडिया, डेटा, ये भले ही दिखने में आपको प्लूरल महसूस हो, पर ये सब के सब शब्द भी सिंगुलर होते हैं। और इन वर्ड्स का चयन मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चन से किया है, क्योंकि वहां पर अक्सर इनको सिंगुलर की जगह प्लूरल करके पेश किया गया और हमसे वहां पर इसको प्लूरल मानने की गलती हुई, जिस कारण से एग्जाम में हमारे मार्क्स कटते भी हैं। तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद नंबर 4 पे मैंने लिखा है नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग 2 पार्ट्स। वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनके 2 पार्ट होते हैं, जैसे सीजर्स, कटर्स, प्लायर्स, टोंग्स, पिंसर्स। इनके आपने देखा होगा इंस्ट्रूमेंट्स के 2-2 पार्ट होते हैं। जैसे स्पेक्टेकल्स, चश्मे की भी 2 पार्ट होते हैं, 2 हिस्सों में अलग होता है। तो ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो 2 पार्ट जोड़ करके एक बनाए जाते हैं, वो हमेशा प्लूरल में काउंट होते हैं। हमने कल पढ़ा भी था कि अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हमें सिंगुलर में लिखना पड़े तो हम कहेंगे ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ टोंग्स, अ पेयर ऑफ पिंसर्स। उस तरह तो हम पेयर करके इसे सिंगुलर में काउंट करेंगे। अदरवाइज अगर ये इस तरह से हमें किसी एग्जाम में मिलते हैं तो वहां ये प्लूरल की तरह काम आएंगे। उसके बाद है आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, स्पेशली वो ड्रेसेस जो वेस्ट के नीचे पहनी जाती हैं। उन ड्रेसेस में जैसे ट्राउजर्स, जैसे शॉर्ट्स, जैसे पैंट्स, जैसे जीन्स,
इन सभी शब्दों को हमें हमेशा प्लूरल मानना है। ये कभी भी सिंगुलर नहीं होंगे क्योंकि ये दो पार्ट्स को जोड़ करके बनाए गए हैं। तो ये आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस भी आप जरूर याद रखें कि ये हमेशा हमारे प्लूरल रहेंगे, इन्हें कभी भी हम सिंगुलर मानने की गलती ना करें। उसके बाद हम कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस की बात कर लेते हैं, जैसे द कार विद मैनी चिल्ड्रन, द अराइवल ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल। इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखिएगा कि यहां पर कार, कैसी कार, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, वॉज मूविंग, वो मूव कर रही थी। द अराइवल ऑफ, आप देखिएगा यहां पर मेन सब्जेक्ट हमारा द कार है, यहां पर मेन सब्जेक्ट हमारा द अराइवल है। सिर्फ ये हमें कंफ्यूज करने के लिए यहां पर विद मैनी चिल्ड्रन दे दिया गया या यहां पर ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल दे दिया गया। तो इनको हम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी कहते हैं। इनका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब के लगने से किसी भी तरह से कोई ताल्लुक नहीं होता है। हमारा वर्ब सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। अगर यहाँ पर द कार लिखा हुआ है तो यहाँ पर वॉज आ गया, अगर यहाँ द कार्स लिखा होता तो यहाँ वर आ जाता। हमें इस प्रीपोजिशनल फ्रेज का कोई भी लेना देना अपने काम से नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैसे द अराइवल ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल, यहाँ पे अराइवल लिखा है जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर मेक्स आ गया। तो सेंटेंस बन गया द अराइवल ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल मेक्स कम्युनिकेशन इजियर। यहाँ पे जो हमने मेक्स लगाया, ना वो इंटरनेट की वजह से लगाया ना वो ईमेल की वजह से लगाया, हमने उसको अराइवल के कारण लगाया। तो आप ये समझ गए होंगे कि जहां पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज लग जाता है, ऑफ मैनी काइंड, ऑफ दिस टाइप, विद दिस काइंड, इस तरह से ऑफ, विद, आफ्टर, बिफोर, ये प्रीपोजिशन, ऑन, इन, इस तरह के प्रीपोजिशन लग जाते हैं, उनका सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद रिलेटिव क्लॉजेस के बारे में हमने पढ़ा था। अ डॉग दैट लव्स इट्स ओनर्स, ये दैट लव्स इट्स ओनर्स, इसका मतलब वो डॉग जो अपने ओनर से प्यार करता है, डिजर्व्स अ रिवॉर्ड, उसको एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। उसी तरह पीपल हु वॉच दैट काइंड ऑफ मूवी, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हु, दैट, व्हेन, व्हिच, हुज, हुम, ये सब कुछ लग के अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये इस सब्जेक्ट की कुछ पहचान बता दें तो इन शब्दों से हमारे वर्ब का कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ डॉग के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिजर्व्स लगा देना चाहिए और पीपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर लगा देना चाहिए। अ डॉग सिंगुलर था तो हमने डिजर्व्स लगा दिया, पीपल सिंगुलर था तो हमने आर लगा दिया। तो यहां पर हमें यह पता चलता है कि चाहे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हो चाहे तो फिर रिलेटिव क्लॉजेस हो, हमें इन चीजों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ भी गौर करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इनके बिना भी सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर स्टार्टिंग में सिंगुलर सब्जेक्ट लगा है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट लगा है तो प्लूरल वर्ब। तो यहां पर हमने देखा अपने वीडियो के पहले भाग में कैसे कुछ सेंटेंसेस या कुछ बातों को ध्यान रख करके हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, एरर ओमिशन की फॉर्म में या कई बार सेंटेंस इंप्रूवमेंट की फॉर्म में भी पूछा जाता है। तो हमारे वीडियो के इस पहले भाग में हमने इन कुछ बातों के बारे में पढ़ा। अब अपने वीडियो के दूसरे भाग में हम कुछ और बातों के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फ्रेंड्स, अपने वीडियो के इस दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं कुछ सेंटेंसेस को और जानते हैं कैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये हमारी हेल्प करते हैं। द कैप्टन एज वेल एज हिज प्लेयर्स इज एंशियस, जिस तरह से हमने अभी पढ़ा था रिलेटिव क्लॉजेस के बारे में या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में, उसी तरह हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में हमें कंफ्यूज करने के लिए लगे होते हैं। इनका हमारे टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से किसी भी तरह का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले सेंटेंस में द कैप्टन एज वेल एज हिज प्लेयर्स इज एंशियस, पहले सेंटेंस में जो एज वेल एज हिज प्लेयर्स लगा हुआ है इससे हमारा किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है। हमें पहले वाले सेंटेंस में कैप्टन अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इसको लगा देना है। उसी तरह अकम्पनीड बाय हिज वाइफ, यहाँ पर द पीएम है, यहाँ पर इज है, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, बीच में जो लिखा हुआ है एज वेल एज के साथ, अकम्पनीड बाय के साथ, अलोंग विथ के साथ या वन ऑफ द के साथ, इनसे हमारा किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है। थर्ड सेंटेंस में आपने देखा द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हमने यहाँ पर पे वांट प्लूरल लगाया और यहाँ पे राहुल द्रविड़ सिंगुलर है तो हमने यहाँ पर इज लगाया।
तो ये अक्सर ये वाले जो वर्ड्स हैं एज वेल एज, अलोंग विद, अकम्पनीड बाय, वन ऑफ द, ये हमेशा कॉमास के बीच में लिखे हुए शब्द होते हैं। दो कॉमास के बीच में लगने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ हमें कंफ्यूज करते हैं। हमें किसी भी तरह से इन्हें देख करके कंफ्यूज नहीं होना है और सिर्फ ये समझना है कि जो पहले नंबर पे हमारे लिए लिखा गया है वही हमारा मेन सब्जेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने वर्ब का चयन करना है। पहले सेंटेंस में कैप्टन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, फिर पीएम सिंगुलर, उसके बाद वर्ब सिंगुलर, स्टूडेंट्स प्लूरल तो वांट प्लूरल, राहुल द्रविड़ सिंगुलर एक अकेला इंसान तो यहाँ पर इज सिंगुलर। ये हुए हमारे शुरू के 4 सेंटेंस। अब 5th सेंटेंस को हम कल भी पढ़ चुके हैं। हिज बेस्ट फ्रेंड एंड एडवाइजर लिव्स इन दिल्ली। देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि उसका बेस्ट फ्रेंड और उसका सलाहकार दिल्ली में रहता है। इसका मतलब जो बेस्ट फ्रेंड है वही एडवाइजर है। अगर यहाँ पर हिज बेस्ट फ्रेंड एंड हिज एडवाइजर हो जाता, यहाँ पर आप एक और प्रोनाउन या एक और आर्टिकल लिख देते तो ये 2 लोग हो जाते। मैंने आपसे कल भी डिस्कस करते हुए बताया था कि अगर लिखा हुआ है द सिंगर एंड डायरेक्टर, द सिंगर एंड डायरेक्टर में एंड के बाद कोई आर्टिकल नहीं लिखा है, इसका मतलब जो सिंगुलर है वही डायरेक्टर है। पर इसकी जगह अगर मैं कह दूं द सिंगर एंड द डायरेक्टर, इसका मतलब ये 2 अलग अलग लोग हैं। तो इस एंड के आगे पीछे लगने वाले प्रोनाउन या आर्टिकल से आपको ये पता चलता है कि उस सेंटेंस में यूज किए गए 2 शब्द, यानी कि या तो आर्टिकल या प्रोनाउन एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं या 2 व्यक्तियों की तरफ इशारा करते हैं। अगर एंड के आगे पीछे दोनों तरफ 2 प्रोनाउन या 2 आर्टिकल लगे हुए हैं तो प्लूरल, अगर एक आर्टिकल या एक प्रोनाउन लगा हुआ है तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है। जैसा यहाँ पर एक ही यहाँ पर प्रोनाउन हिज लगा हुआ था, दूसरा प्रोनाउन यहाँ पर नहीं था, इसीलिए हमने यहाँ पर लिव्स यानी कि एक इंसान लिखा। उसके बाद ये हम कल भी पढ़ चुके हैं, ब्रेड एंड बटर इज अवर संडे ब्रेकफास्ट। इसका मतलब जो हमारा संडे ब्रेकफास्ट है वो ब्रेड एंड बटर है। कल हमने पढ़ा था कि अगर राम एंड श्याम थे तो हम आर लगा रहे थे क्योंकि वो 2 इंसान थे। पर यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, जैसा हमने कल भी पढ़ा था, टॉम एंड जेरी एक टीवी शो है तो इज, करी एंड चावल एक फेवरेट मील है तो इज, उसी तरह बटर एंड ब्रेड मेरा फेवरेट संडे ब्रेकफास्ट है तो यहाँ पर भी इज आ गया। उसके बाद हमने कल भी डिस्कस करा था ईच और एवरी का यूज। अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में ईच या एवरी आ जाते हैं तो आगे चाहे कितने ही नाम क्यों ना लगे हो, जैसे इस सेंटेंस में यहाँ पर ईच ट्री श्रब एंड वाइन या एवरी ट्री श्रब एंड वाइन, जब ऐसे ही ईच और एवरी आपने इनकी शुरुआत में लगा दिया तो कहने को भले ये 3 नाम क्यों ना हो, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि ईच एवरी हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लेकर के चलते हैं। उसके बाद हमने कल और के बारे में पढ़ा था और नीदर नॉर ईदर और के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो वर्ब के पास लिखा हुआ होता है, वर्ब के पास लिखा हुआ जो नाउन या प्रोनाउन है अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब इज लगेगा। इस पीछे वाले से हमारा कोई भी मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर डायरी है तो इज, अगर मैं इसको पलट दूं माई डायरी और बुक्स कर दूं तो बुक्स के वजह से यहाँ पर आर आ जाएगा। उसी तरह नॉट ओनली बट ऑल्सो, आपको नॉट ओनली मिल्क बट ऑल्सो एग्स आर गुड फॉर हेल्थ, इस एग्स के अकॉर्डिंग आर लगा देना है क्योंकि आपको पता है वर्ब के पास एक्स आता है। आपने ऊपर देखा एज वेल एज, अकम्पनीड बाय, अलोंग विद, वन ऑफ द, इनके वाले सेंटेंसेस में आपने जो सबसे पहले शुरू में लिखा था उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के वर्ब लगाया था। पर इन वाले सेंटेंसेस में ईदर और, नीदर नॉर, नॉर और या नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले सेंटेंसेस में जो भी नाउन या प्रोनाउन यानी कि जो भी सब्जेक्ट वर्ब के पास लगा होगा, जैसे यहाँ पर एक्स लगा है तो आर, अगर यहाँ पर मैं लिख दूं नॉट ओनली एक्स बट ऑल्सो मिल्क तो मिल्क पीछे आ जाएगा यानी कि इस आर के पास, तो ये मिल्क आर तो लग नहीं सकता मिल्क के साथ, इसलिए हम मिल्क के साथ इज लगा देंगे, इस आर को हटा देंगे। कल हमने देयर और हेयर के बारे में भी पढ़ा था। कैसे हमने ये ध्यान दिया था कि जो हेयर और देयर होते हैं उनके तुरंत बाद इज एम आर हमें क्या लगाना है वो डिपेंड करता है इज एम आर के बाद दिए गए सब्जेक्ट पर। जैसे यहाँ पर सम टिप्स दिया हुआ है, टिप्स मतलब प्लूरल तो हमने यहाँ आर लिख दिया। अगर मैं कहता हेयर इज माई बुक तो माई बुक के अकॉर्डिंग इज लग जाता, हेयर आर माई कलर्स तो वहां पर कलर्स के अकॉर्डिंग आर लग जाता। तो हमने कल भी ये डिस्कस करा था कि हेयर और देयर वाले सेंटेंसेस में जो उनके तुरंत बाद सब वर्ब आता है वो सिंगुलर या प्लूरल
डिपेंड करता है उनके बाद आने वाले शब्दों पे। तो हमें यहां से देख करके पीछे की तरफ इज एम आर लगाना है। उसके बाद हमारे कुछ कलेक्टिव नाउन्स आ जाते हैं, जैसे पीपल, जैसे पुलिस, जैसे जेंट्री, जैसे कैटल, जैसे पोल्ट्री। ये हमेशा कलेक्टिव नाउन प्लूरल होते हैं। कहीं भी पीपल लिखा दिख जाए, कहीं भी पुलिस लिखा दिख जाए, कहीं भी जेंट्री लिखा दिख जाए, कहीं भी पोल्ट्री लिखा दिख जाए, या कहीं भी इस तरह के और कलेक्टिव नाउन लिखे दिख जाए, तो आपको वहां पर प्लूरल वर्ब सप्लाई कर देना है बिना सोचे समझे, क्योंकि इस तरह के शब्दों को इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल माना गया है। इसके तुरंत बाद हमने ज्यूरी लिखा है। ज्यूरी के बाद मैंने यहाँ पर टीम भी लिखा है और कमेटी भी लिखा है। यहाँ लिखा गया सेंटेंस है, द ज्यूरी आर डिवाइडेड ऑन द इशू। देखिए, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि ज्यूरी 4 या 5 लोगों की होती है। आपने कई मूवीज में भी देखा होगा, जब 2 या 2 से ज्यादा जज बैठे होते हैं तो वो ज्यूरी कहलाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, कई मूवीज में आपने देखा होगा, जब कोई ज्यूरी किसी डिसीजन को लेने के लिए बैठती है तो 5 में से 3 लोगों की राय जिस तरफ होती है उसी को सबकी राय माना जाता है। तो यही चीज मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ज्यूरी ने अपना डिसीजन मेजॉरिटी से लिया है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ज्यूरी सिंगुलर हो जाता है। अगर ज्यूरी अपने डिसीजन में किसी भी तरह से सिंगल एंटिटी नहीं है, यूनिट नहीं है, सबके डिसीजन अलग अलग हैं, तो आप ज्यूरी को कभी भी सिंगुलर ना माने, वो प्लूरल हो जाएगी। जैसे आपने यहाँ ज्यूरी को देखा, ज्यूरी यहाँ पर डिवाइडेड है, इसका मतलब ज्यूरी बढ़ गई, इसलिए मैंने ज्यूरी आर कर दिया। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस है कि कैसे जब ज्यूरी, द ज्यूरी हैज सेलेक्टेड हिम, तो यहां पर ज्यूरी के साथ हैज लग गया क्योंकि ज्यूरी ने किसी को सेलेक्ट कर लिया। पर द ज्यूरी हैव नॉट कम टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन या हैव नॉट कम टू द पॉइंट ऑफ यूनियन। तो ऐसे सेंटेंस में जहां पे ज्यूरी सेपरेशन या यूनियन के पॉइंट तक नहीं पहुंच पाई, जहां पे वो डिवाइड रह गए, उनकी राय जो थी वो अलग अलग रह गई, वहां पर ज्यूरी प्लूरल हो जाएगी। उसी तरह टीम, अगर टीम में किसी चीज को लेकर के मतभेद है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो टीम प्लूरल हो जाएगी, अदरवाइज टीम सिंगुलर है। उसी तरह कमेटी, अगर कमेटी अपने डिसीजन में यूनाइटेड है, सबने मिलकर एक डिसीजन लिया है, तो कमेटी सिंगुलर है, अदरवाइज कमेटी प्लूरल है। उसके बाद नेक्स्ट 12th वाले सेंटेंस में आप देखिएगा, बोथ फ्यू मैनी अदर सेवरल। बोथ फ्यू मैनी अदर सेवरल, अगर ये किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में लग जाते हैं तो उस सेंटेंस में यूज होने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। कुछ चीजें यहां पर आपको समझनी है और कुछ चीजें यहां पर आपको याद रखनी है। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है कि बोथ फ्यू मैनी अदर सेवरल, ये अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में लग जाते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस का वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। उसके बाद नंबर 13 पर देखिएगा, नन ऑफ द फूड इज लेफ्ट। कल हमने नन के बारे में बात करी थी और नन कल हमारे वीडियो का लास्ट पॉइंट था। यहां पर भी हमारे वीडियो का लास्ट पॉइंट नन ही है। कल मैंने आपसे बात करी थी कि अगर नन ऑफ के बाद कोई सिंगुलर लिखा गया सब्जेक्ट है तो वहां पर वर्ब सिंगुलर लगेगा। अगर नन ऑफ के बाद कोई चीज प्लूरल लिख दी गई है तो उस सेंटेंस में वर्ब भी प्लूरल लगेगा। जैसे नन ऑफ द फूड इज लेफ्ट, यहां पर फूड सिंगुलर है तो इज आ गया। अगर मैं यहां पर कर दूं नन ऑफ द बिस्किट्स आर लेफ्ट, तो जहां पर नन ऑफ द फूड इज था वहां पर नन ऑफ द बिस्किट्स आर हो जाएगा। इसीलिए इस सेंटेंस में यहां पर बिस्किट्स के साथ आर लिखा गया और फूड के साथ इज लिखा गया। तो आज हमने इन कुछ सेंटेंसेस और कुछ रूल्स की मदद से ये देखा कैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब को प्लेस करना होता है। हमारा ये टॉपिक दोस्तों अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी ये टॉपिक 1-2 दिन और चलने वाला है, क्योंकि अभी हमें और भी कई तरह के सेंटेंसेस यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर प्रैक्टिस करने हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें इनमें होने वाली गलतियों को दूर करना है। तो आज के टॉपिक का रिवीजन आप जरूर करिएगा इस वीडियो की हेल्प से। हमारे आज के टॉपिक के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।